बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब को एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। रात के जैसे कार्रवाई डालते हैं वैसे ही कार्रवाई डाली गई। उन्हें अस्पताल में पहुँचाया गया, उनकी आँख को तीसरी मरतबा इंजेक्शन लगाया गया क्योंकि 4 हफ्ते मुकम्मल हो गए थे और 4 हफ्ते के बाद उनको अस्पताल में लेकर आना था। ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं। इमरान ख़ान साहब की कैद तन्हाई बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुकी है। फैमिली से उनकी मुलाकातें ना करवाना बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुका है। उनकी एक आंख का ज़ाया होना, उसकी ख़बरों को बाहर निकालना, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया गया है। उनके डॉक्टरों तक रसाई ना देना, फैमिली को मेडिकल सहूलियात के हवाले से मुतमईन ना करना, ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं। कोई पॉलिटिकल बयान इमरान ख़ान साहब का नहीं आता, उनकी ओपिनियन बाहर नहीं आती, हालांकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली वो सिर्फ ये है कि इमरान ख़ान साहब काफ़ी हाई स्पिरिट में थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। अब मेडिकल के हवाले से देखें, वहाँ पे बहुत सख्ती है। अब ये इतलात निकालने में चंद दिन लगेंगे तो सूरत सामने आ जाएगी कि इमरान ख़ान साहब की हालत क्या है। इमरान ख़ान साहब ने अपने बेटे से जब बात की तो वहाँ पे उनके बेटे ने एक ट्वीट किया और इमरान ख़ान साहब के अपने अकाउंट से भी ट्वीट किया गया जो उनका स्टेटमेंट है। ले देखकर जो इमरान ख़ान साहब ने बयान दिया, मैं उर्दू ट्रांसलेशन आपको उसकी बता देता हूँ। इमरान ख़ान साहब ने एक्चुअली जजों के बारे में कहा कि जो जजेज़ हैं उनको शर्म आनी चाहिए, अपने आप पर उन जजेस को शर्म आनी चाहिए। हमने बार बार हम उनके पास गए, अदलिया के पास, लेकिन उन्होंने अपनी रूहों को बेच दिया प्रिविलेजेस के लिए, यानी जो उन्हें मिली हुई है मुराद उनके लिए इन जजों ने अपना सौदा कर लिया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को भी बेच दिया। वो ये जानते हैं कि वो मुझे नहीं तोड़ सकते। ये इमरान ख़ान साहब ने अपने मुखालिफिन के बारे में कहा जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरी बीवी के ख़िलाफ़ भी इक़दामात शुरू कर दिए। वो ऐसी गैर इंसानी हरकत बुशरा बीबी के साथ कैसे कर सकते हैं? ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। वो 24 घंटे अकेले में गुजारती हैं, यानी उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है। बुशरा बीबी के बारे में बता रहे हैं। और 30 मिनट के लिए हफ्ते में एक मरतबा उन्हें मुझसे मिलवाया जाता है और कभी ऐसा नहीं भी किया जाता। ये गैर इस्लामी है कि ख़वातीन को, बच्चों को और जो बुज़ुर्ग हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाए या उनके साथ ऐसा किया जाए। और इनके जो मकासद हैं ना वो बड़े क्लियर हैं और जजेस इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि सोसाइटी के अंदर इंसाफ फराहम किया जाए। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने किरदार पे। ये इमरान ख़ान साहब ने ख़ास तौर पे जजों के बारे में पैगाम दिया। फिर इमरान ख़ान साहब की जानिब से अपनी कौम को ईद मुबारक का पैगाम भी था, ये खान साहब ने कहा है। लेकिन देखिए, हुकूमत ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, या अगर सादा बोले तो आसिम मुनीर और उनके चंद लोगों ने, इन्होंने बड़ा नॉर्मलाइज़ किया इमरान ख़ान साहब के साथ जुल्म को, जबर को, फस्तायत को। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो, इन चीज़ों को उन्होंने नॉर्मलाइज़ किया। यानी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द आते हैं, दंदनाते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बेबसी का इजहार करती हैं। ना इंटेलिजेंस इदारों को पता चलता है, ना किसी और को कानो कान खबर होती है। इतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाई गई, इतनी दहशतगर्दी करवाई गई कि आलमी इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है। अब इतना बड़ा टाइटल लेने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रोकने पे पूरा जोर है। जो सिक्योरिटी इदारे बेबस हो जाते हैं दहशतगर्दों के सामने। अब सुहेल अफरीदी साहब ने पशीन में जलसा करने के लिए जाना है तो कोयटा पहुंचना उन्होंने, तो वहाँ पे कोयटा में और पशीन में धड़ाधड़ सिक्योरिटी फोर्सेस पागल हो गई हैं। छापे पे छापा, कार्रवाई पे कार्रवाई, सड़कें बंद, ब्लॉकेज लगाओ, इसको पकड़ो, उसके घर छापा। दहशतगर्दों के खिलाफ तो इनकी घिग्गी बंद हो जाती है। हालांकि मोहसिन नकवी कहता है कि एक SHO की मार है। तो पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ये हाथ धोके पड़ जाते हैं और दहशतगर्दों के सामने इनका ऐसा लगता है कि बस ही नहीं चलता, इनका कोई जोर ही नहीं चलता। जोर तो इनका आवाम के ऊपर चलता है। अभी देखें, शहबाज शरीफ ने आकर कहा कि मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। एक दिन के बाद हाई ऑक्टेन की जो कीमत है वो बढ़ा दी, मट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी। अब मट्टी का तेल तो आम आदमी इस्तेमाल करता ना, वो लोग जो लकड़ी के ऊपर मट्टी का तेल डालते हैं फिर उसे आग लगाते हैं, उनको इस्तेमाल करना होता है मट्टी का तेल। अब मट्टी के तेल से गाड़ियाँ तो नहीं चलती ना, वो गरीब आदमी का फ्यूल है। तो वो मट्टी का तेल महंगा कर दिया, 70 रुपये लीटर, मज़ीद महंगा कर दिया। पहले भी महंगा किया था इन्होंने। हाई ऑक्टेन को महंगा कर दिया ये सोच कर के हाई ऑक्टेन जो है वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ा आला किस्म का फ्यूल जो है। तो इसके ऊपर लेवी थी 100 रुपये, उसको बढ़ा के 300 रुपये कर दिया गया। 200 रुपये का इजाफा कर दिया हाई ऑक्टेन पेट्रोल के ऊपर। और अभी भी याद रखिएगा ये 550 रुपये के करीब हो गया हाई ऑक्टेन का 1 लीटर। अब ये, हालांकि ये डालते अमीर लोग ही हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जो शशका करते थे अपनी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डालते थे, वो हाई ऑक्टेन डालना बंद कर देंगे। 70-75% लोग डालना बंद कर देंगे। तो जब वो बिकेगा ही नहीं तो उसमें से ये कमाएंगे क्या?
तो वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या। तो ये वही मामला है इनका। जब वो बिकना ही नहीं है तो उसमें से इन्होंने कमाना क्या है, जितना महंगा इन्होंने कर दिया लोग दूसरा वाला डालेंगे या मिक्स करके डालेंगे, जैसा कि नॉर्मली लोग करते हैं पाकिस्तान में, पहले भी बचत करते हैं। है वैसे फ्यूल वो अमीर आदमी का है, लेकिन इतना जब आप बढ़ा देंगे ना तो वो भी दूसरे फ्यूल पे आ जाएगा। और अभी आप देखिएगा ये दूसरे फ्यूल की कीमत भी बढ़ाएंगे। ये इतने अच्छे नहीं है कि ये कौम का एहसास करे। जब इन्हें पता चलेगा कि इससे भी पैसा नहीं बन रहा तो ये एक और तरीके से पैसा बनाएंगे। हालात पाकिस्तान के ये हैं कि इस ईद पे जो ख़रीदारी हुई है, मैं कराची की बात कर रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा ख़रीदारी होती है ईद के मौके पर, वहाँ पे चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद जो है उनके चेयरमैन अतीक मीर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, जनाब पिछले साल की निस्बत मज़ीद 40% कम हो गई ख़रीदारी। पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म कर दी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने इन मुलाजमों के साथ मिलकर। आसिम मुनीर साहब ने अपने मुसल्लत किए हुए टोले के साथ मिलकर पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म कर दी। हालांकि जब ये आर्मी चीफ बने थे तो उसके बाद इन्होंने दावा किया था 1 साल में मईशत को ठीक कर देंगे। इनका काम नहीं था, ये दावा करना नहीं चाहिए था, लेकिन दावा किया था। आज चौथा साल हो गया इनको, मईशत का सवा सत्यानाश हो गया। सरमायाकारी पाकिस्तान में करने को कोई तैयार नहीं है, लगातार नीचे की तरफ जा रही है। गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आधा पाकिस्तान गरीब कर दिया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, लोग चीज़ें ही नहीं खरीद पा रहे। ये इन्होंने हालात कर दिए हैं। अच्छा, अब ना टाउट्स और कुछ जो दिहाड़ीदार तबका है वो अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी क्योंकि गल्फ़ ममालिक में पाकिस्तानी काम करते हैं, तो क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे गल्फ़ ममालिक में मौजूद हैं, लिहाजा हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें उनके साथ जंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, वो पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेज देंगे। खाला जी का वाड़ा है, क्या सिर्फ पाकिस्तानी काम करते हैं गल्फ़ ममालिक में? मैं बताता हूँ ये कौन सा झूठ है जो आपसे बोल रहे हैं और कौन सी बात है जो आपसे छुपा रहे हैं, और डेटा के साथ बताऊँगा। पहले ले लें सऊदी अरब को। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कितने हैं जो काम करते हैं? 26,40,000। 26,40,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। बांग्लादेशी कितने हैं? 35 लाख। पाकिस्तानियों से भी 9 लाख ज़्यादा। भारतीय कितने हैं? 26,50,000। पाकिस्तानियों से भी 10,000 ज़्यादा। यानी बांग्लादेशी और भारतीय पाकिस्तानियों से ज़्यादा सऊदी अरब में काम करते हैं। अब आ जाएं आप UAE, यानी दुबई, शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा, यही है ना UAE। यहाँ पे 15 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। बांग्लादेशी यहाँ पे भी 10 लाख हैं, बहुत बड़ी तादाद है। और भारतीय यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, 43,60,000। अब आ जाएं कतर में, तीसरा इंपॉर्टेंट मुल्क यही है ना जहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। तो कतर में 3 लाख पाकिस्तानी हैं, 4,25,000 बांग्लादेशी हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा हैं, और 6,91,000 लगभग 7 लाख के करीब इंडियंस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ही क्यों कहा जाता है कि आके हमारी लड़ाई लड़ो? बांग्लादेश को ये डर क्यों नहीं है कि उनके लोगों को वापस भिजवा दिया जाएगा अगर उन्होंने गल्फ ममालिक के लिए लड़ाई ना लड़ी? तो भारत को क्यों नहीं कहा जाता कि आपके लोगों को निकाल देंगे अगर आपने अपनी फौज लाकर ईरान को ना मारा? तो हमें क्यों कहा जाता है? सवाल है ना। भारत तो देखें तेल भी ले रहा है ईरान से, बांग्लादेश के भी उन्होंने ऑयल टैंकर्स छोड़े हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं होता, हमारे खिलाफ क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूं। भारत जो भी काम करता है ना गल्फ ममालिक के साथ नकद में करता है। पाकिस्तानी जो है ना वो भीख मांगते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो उधार में तेल लेते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी इंटरनल सियासत में उनकी मुदाखलत करवाते हैं। ये उनके जरिए से अमेरिका से रब्ता करते हैं और उनको पाकिस्तान की सियासत के अंदर बार बार दावत देते हैं और वहाँ से फ़ायदे उठाते हैं, उनके ज़रिए से डीलें करके पाकिस्तान से बाहर भागते हैं। तो जब आप किसी को दावत देंगे कि वो आपके घर के अंदर आके आपके घर के मामलात को देखे, तो फिर वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसके मुताबिक चलें। ये हमने खुद दावत दी है अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर। हमारे भाई हैं, ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, हमारे सर आंखों पे हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस का। बांग्लादेश को वो कुछ नहीं कह रहे, भारत को वो कुछ नहीं कह रहे, अफगानिस्तान को वो कुछ नहीं कह रहे, बाकी ममालिक को नहीं कह रहे। पाकिस्तान की क्यों मंजी ठुक जाती है कि जनाब आप आएंगे नहीं तो आपके बंदे निकाल देंगे? पाकिस्तानी सारे नहीं निकाल देंगे। पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दुनिया में, जहाँ पे भी हैं काम करते हैं। अब मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर एक और गद्दारी का पर्चा दे देंगे ये। हालांकि मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। यहाँ पे अमरीकी सहाफ़ी हैं जैक्सन, इन्होंने क्या लिखा, और अमेरिका के अंदर रहते हैं। इन्होंने लिखा कि विक्ट्री फॉर ईरान इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी, कि ईरान की जीत इंसानियत की जीत है। ये शख्स अमरीकी सहाफ़ी अमेरिका में रहता है और इसकी फैमिली भी अमेरिका में रहती है। ना इसका कोई घर जलाएगा, ना इसके ऊपर कोई मुकदमा डालेगा, ना इसको जबरी तौर पे अमरीकी फ़ौज लापता करेगी,
ना पेंटागन की आईएसआई जो है या उनकी जो सीआईए है वो इसको लापता करके टॉर्चर का निशाना बनाएगी, ना इससे अगवा बराए बयान करवाया जाएगा, ना इसके माँ बाप को हरासा किया जाएगा, ना इसके बच्चों का स्कूल जाते हुए पीछा किया जाएगा, ना इसकी बीवी को पिस्तौल दिखाए जाएंगे किसी बेशरम के हाथ के अंदर पकड़े हुए। तो ये सारे काम नहीं किए जाएंगे इसके साथ। ना इसकी छत के ऊपर ड्रोन उड़ाएंगे, ना इसके घरों को तबाह करेंगे, ना इसके घर के मीटर काटे जाएंगे, ना इसके खानदान के कारोबार बंद किए, कुछ भी नहीं होगा। आप देखें वो अमेरिका में रहता है, उसको कितनी आज़ादी है, उसने बात की है, सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। अब पाकिस्तानी फौज तो अमेरिकी फौज के सामने कुछ नहीं है ना। अस्करी किबला हमारी फौज का पेंटागन है, उसको हमने कभी ना नहीं किया, वो इतने ताकतवर है। वो एक सहाफ़ी को कुछ नहीं कह पा रहे और हम यहाँ पे ज़रा सा कोई बोले उसको निशाने इबरत बना देते हैं। कोई भी हो, ईमान मजारी जैसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, पकड़ के उसको भी जेल में डाल दिया। एक खातून है, प्रेग्नेंट है, कितनी जुल्म की बात है। वो सिर्फ बेसहारा का सहारा बनती है और क्या करती है, और तो उसने कुछ नहीं कहा था। नाज़रीन, ईरान ने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो डेमुना का जो इनका एटमी प्लांट है या जो तनसीबात हैं इसराइल की, उन्हें हम मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते थे। ये बात उन्होंने की। जो जौहरी प्लांट है वहाँ पे इसराइल का डेमुना में, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग वाला मिसाइल था जो मारा गया है कुछ फासले पर। इसमें कोई नुकसान हुआ है इसराइल का, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए, मारे गए, अस्पतालों में पहुँच गए, बड़ी तबाही हुई। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर हम चाहते तो जौहरी तनसीबात पे भी मार सकते थे, लेकिन अगर हमारी पुरअमन जौहरी तनसीबात पर दोबारा हमला किया गया तो डेबूना को तबाह कर दिया जाएगा। ये वार्निंग एक मरतबा फिर ईरान ने जारी कर दी है। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पर कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये कोशिशें यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों की जानिब से की जा रही हैं। खलीजी ममालिक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी तेज़ी से अब कोशिश की जा रही है कि आबनाए हुर्मुज़ को लड़ाई की बजाय बातचीत से खुलवा दिया जाए। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जो है, उन्होंने ईरानी वज़ीर खारजा से रब्ता भी किया इस बारे में। तुर्की, कतर और जनूबी कोरिया के हम मनसूबों से भी इस पर बातचीत की गई है और सफारती हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो तवानाई के बुनियादी ढांचे हैं, जहाँ जहाँ पे तवानाई के सोर्सेज मौजूद हैं ईरान में या खलीजी ममालिक में, उनको बिल्कुल भी टारगेट ना किया जाए। लेकिन इसराइल ने और अमेरिका ने ये पहले किया है। अब इसके ऊपर जो जवाब है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जवाब आया है जनाब ईरान की जानिब से भी। सबसे पहले तो जो सदर का जवाब है वो ये है, वो कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली हुई है सवाए उनके जो हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जी करेंगे। यानी यहाँ से आप अपने जहाज़ ले जा सकते हैं। इन्होंने शर्त रखी हुई है कि आप वो करेंसी में पैसा दें और आप ले जाएं। अमेरिका क्योंकि हम पे हमलावर है तो हम उसकी करेंसी में नहीं होने देंगे। एक तो इन्होंने ये भी शर्त रखी हुई है। वो कह रहे हैं सबके लिए खुला है, जो लेके जाना चाहता है ले जाते हैं यहाँ से, लेकिन शराइत के मुताबिक। जो हमारे खिलाफ हैं या हमारी सरजमीन पर हमले कर रहे हैं उनको हम ये सहूलत नहीं देंगे। इसके अलावा जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसका जिम्मेदार ईरान नहीं है, उसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की और हमारे साथ लड़ाई की है। अब अगर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किए गए, यानी ये अमेरिका ने धमकी दी है ना कि अब वो अटैक कर देंगे। लेकिन जो 48 घंटे उन्होंने दिए थे उसमें से लगभग 30 घंटे गुजर गए, कोई 18-16 घंटे बाकी रह गए। अभी जब आप ये सुन रहे होंगे वीलॉग तो और टाइम गुजर गया होगा। तो लगातार वक्त गुजरता चला जा रहा है। तो अगले 12, 14, 18 घंटे में हमें इसकी डेवलपमेंट पता चलेगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करेगा 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद। तो धमकी तो दी थी कि पावर प्लांट्स जो है उनको तबाह किया जाएगा। तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद करने का इंदिया दे दिया। अब जो चीज़ें ईरान करेगा इसके बाद, वो ईरान ने पहले अनाउंस कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया या हमारी जौहरी तनसीबात या बिजली घरों के ऊपर अटैक किए गए तो हम जवाब कैसे देंगे। ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है, जो तर्जुमान है ईरान की अफवाज के फोर्सेस के। उन्होंने कहा जी कि हम वो नहीं थे जिन्होंने जंग शुरू की और अब भी हम जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन हमारे बिजली घरों को नुकसान पहुंचाता है तो हम अपने मुल्क और अपनी कौम के मफादात की खातिर दिफा के लिए जो कुछ भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। नंबर 1, अब वो बता रहे हैं क्या क्या करेंगे। नंबर 1, आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा और जब तक हमारे तबाहशुदा बिजली घर दोबारा तामीर नहीं हो जाते इसे फिर नहीं खोला जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने की। 2, सेहूनी रजीम के तमाम बिजली घर, तवानाई के ढांचे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा। यानी इसराइल का तो बेड़ा गर्क कर देंगे वो कह रहे हैं। नंबर 3, खित्ते में अमरीकी शेयर होल्डर्स वाली तमाम इस तरह की कंपनियां मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी जाएंगी।
यानी जहाँ जहाँ पे अमेरिकन काम करते हैं, उनके शेयर हैं, उनका पैसा है जिन जिन कंपनियों के, तो उनको हम तबाह कर देंगे। फिर 4 उन्होंने कहा जी कि अमरीकी अड्डों की मेज़बानी करने वाले इलाकाई ममालिक के बिजली घर हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। यानी जो ममालिक, जिन ममालिक से अमेरिका अटैक करेगा हमारे ऊपर, उन ममालिक के जो बिजली घर है वो भी हमारा जायज़ हदफ होंगे, उनके ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं। ये जनाब ईरान की जानिब से वार्निंग जारी की गई। एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वार्निंग के बाद कुछ नक्शे और तस्वीर सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर और नक्शे मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो खलीजी ममालिक है ना, यहाँ पे पूरी दुनिया में पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है। अफ्रीका में भी पानी मौजूद है, यूरोप में भी पानी मौजूद है, अमेरिका में हर बड़े आदम पे पानी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी किल्लत है। बहुत बड़े बड़े सहरा हैं, बहुत कम बारिश होती है, तकरीबन ना होने के बराबर दरिया हैं यहाँ पे। तो इन ममालिक के पास कुदरती मीठे पानी के वसाइल इंतहाई महदूद हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं जिसमें समुद्री पानी को लाखों अफराद के लिए पीने के काबिल बनाया जाता है। ये सऊदी अरब में 70% पीने का पानी जो है वो इसी तरह हासिल किया जाता है। ओमान में, कुवैत में, यूएई में, इन सारी जगहों के ऊपर समंदर के पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के ज़रिए से करामत बनाया जाता है। अब इनको तबाह किया जा सकता है और इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान की जानिब से। ये है जनाब बड़ी खबर। अब ये हैकिंग ग्रुप हंसला ने इस खित्ते में इसराइल के पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम नक्शे शाया कर दिए हैं। ये ना सिर्फ इन्होंने नक्शे जारी किए हैं, बल्कि इन्होंने ये बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइट्स मौजूद हैं और ईरान ये जानता है कि किसको कैसे कहाँ टारगेट करना है। अब ये एक और जगह पे आप देखें, ये ईरान की जानिब से तस्वीर जारी की गई हैं कि ट्रंप ने ईरान के तवानाई और पानी के ढांचे पर हमला किया तो उर्दन, सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर में तवानाई और पानी के प्लांट्स मुमकिन हदफ हो सकते हैं, दावा किया जा रहा है। अभी ईरान की जानिब से हुकूमती सतह पे नहीं है, लेकिन ये तस्वीर अब हर तरफ गर्दिश कर रही है कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे है जहाँ पे अटैक किया जा सकता है। नादरीन, इसके ऊपर ना लड़ाई जब से हुई है, मैं पहली मरतबा आपको अब मौक़िफ़ देने लगा हूँ हमास का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमास का मौक़िफ़, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मजलूम है वो तो फ़लस्तीनी है, जो गाज़ा के रहने वाले हैं, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। हालांकि अब इसराइल ये चाहता है मामला लेकर जाए यूनाइटेड नेशन में और वहाँ जाके ये कहा जाए जनाब ईरान जो है क्लस्टर बम मार रहा है जिसकी इजाज़त नहीं, हालांकि इसराइल खुद फास्फोरस बम मार रहा है जिसकी बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है। और जो यानी इंसानी हकूक़ की बात पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है, कोई भी पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की बात कर सकता है, इसराइल नहीं कर सकता। जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंसानी हकूक़ की बात कभी भी नहीं कर सकती जैसी उन्होंने तबाही फेरी है। जैसा कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्शन के खिलाफ कभी भी बात नहीं कर सकते जो उन्होंने तबाही फेरी है, इसी तरह इसराइल इंसानी हकूक़ की बात नहीं कर सकता। तो हमास ने कहा कि ईरान पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए दिफाई लाइन है। हमास की अस्करी शाख के तर्जुमान अबू उबैदा ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा बयान देते हुए, हम इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर की ताकतवर मिसाइलों के हमले पर बेहद फ़ख्र महसूस करते हैं जो नए हरबों के ज़रिए दुश्मन की गहरी तरीन हदूद को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह रद्दअमल न सिर्फ ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी और इसराइली जारहियत के जवाब में है, बल्कि गज़ा में जारी नस्ल कुशी के पेश नज़र भी है। अबू उबैदा ने कहा कि यह नाजी सहूनी दुश्मन सिर्फ ताकत की ज़ुबान ही समझता है और हर वार का दोहरा जवाब देना और इसे भारी कीमत चुकाना ही वो तरीका है जिससे इसकी जारहियत को रोकना मुमकिन हो सकता है। तो ये पहला एक स्टेटमेंट है जो एक हमास की जानिब से आया और इस स्टेटमेंट का बड़ा चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जनाब हमास तो कह रहा है कि ईरान ठीक कर रहा है और वो ईरान को सपोर्ट करते हैं कि जो कुछ भी ईरान ने किया इस हवाले से। नादरीन, हौसी बागियों ने भी एक ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि जो भी मिसाइल जा रहे हैं इसराइल की जानिब, उन्हें सऊदी अरब, यूएई और उर्दन वो उन्हें इंटरसेप्ट करके रोके ना, उन्हें रस्ते में तबाह ना करें। अगर इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइलों या हथियारों को या ड्रोन्स को रस्ते में रोका गया इन ममालिक की जानिब से, तो इन ममालिक को इसराइल का हिस्सा समझा जाएगा और फिर वैसा ही इनके साथ सलूक किया जाएगा। ये हौसियों ने कहा। ये बात ईरान ने भी शिकवा किया था कि हम मिसाइल इसराइल पे फेंकते हैं तो रस्ते में उर्दन, यूएई, सऊदी अरब ये उनको इंटरसेप्ट करके रोकते हैं और ये वहाँ जाने नहीं देते इसराइल की तरफ मिसाइल को। लेकिन वो सारा जो दिफाई निज़ाम है वो अमेरिका के ज़ेरे असर काम कर रहा था, अमेरिकन उसको ऑपरेट कर रहे थे, तो वो इसराइल की तरफ कभी भी मिसाइल नहीं जाने देंगे। ये बात ईरान को समझनी पड़ेगी। ये तो अरब ममालिक में लगे तो हुए थे सिस्टम, लेकिन हिफाजत तो एक्चुअली ये इसराइल की कर रहे थे। नादरीन, आखिर में मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख पौधे लगाने का दावा किया गया कि वो लगाएंगे। सरकारी वसाइल से वो लगा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। मेरी हर पाकिस्तानी से गुजारिश है कि ये मौसम बहार है, अभी चल रहा है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है, रमज़ान गुजर गए,
तो आप सारे पौधे लगाएं, चाहे आप पंजाब में रहते हैं, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, आप पौधे लगाएं, जितने हो सकते हैं पौधे लगाएं। आज़ाद कश्मीर में भी लगाएं। वजह यह है कि हमारा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है वो क्लाइमेट चेंज का है आज भी मेरी नज़र में। ये सियासी मामलात भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा हल हो जाएंगे, माशी मामलात भी एक दिन आएगा हल हो जाएंगे। आप हर चीज़ से निकल आएंगे, क्योंकि हर चीज़ का सलूशन तो 4-5 साल में निकल सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सलूशन निकालते निकालते आपको 2-3 दहाइयाँ लग सकती हैं। ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स मसला है जिसमें हम फंसे हुए हैं। लिहाजा हर पाकिस्तानी से मेरी गुजारिश है कि वो अपना किरदार अदा करें। ये बहुत लंबा मामला है और बहुत दूर तक इस पर काम करने की ज़रूरत है। हुकूमतों को होश करने की ज़रूरत है, लेकिन उनकी तवज्जो ही नहीं है, अय्याशियों से उनको फुर्सत ही नहीं है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।